नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। आज छोटा सा इंट्रो दूंगा और अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगा, उनसे मालूम करूंगा ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है इसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान का नतीजा ज़मीनी हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ कैसे आया, क्यों आया मसलन, और अगर आया है तो क्या सही आया है, ये सवाल हम उठाएंगे आज। और इस तरह अगर ये वाकई अवामी मैंडेट नहीं है, अगर ये अवामी मैंडेट है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये आईनी और कानूनी तरीके से आया है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये आईनी कानूनी तरीके से नहीं है, अवामी मैंडेट नहीं है, जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बात की जा रही है, तो उससे सियासी बहरान शदीद होता जा रहा है, जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो कौम तकसीम हो रही है, कौम तकसीम की जा रही है, और ये किसी भी लिहाज से मुल्क के लिए और अहम तरीन इदारों के लिए मुनासिब नहीं है। इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने भी ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं शौकत बसरा साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सीनियर सियासतदान। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, फ़ौरन आते हैं, फिर अपने सवालात और फिर जवाबात आपके सामने। वेलकम बैक जी। सबसे पहले आ जाता हूँ सलीम बुखारी साहब की तरफ। सलीम बुखारी साहब, 2018 का इलेक्शन आपके सामने है। उस इलेक्शन के ऊपर आज तक ये अल्फाज है कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, और अपोजिशन उसको किसी न किसी तरह कबूल किया, लेकिन अब इसे कबूल करने को तैयार नहीं है। फिर हमने सेनेट का इलेक्शन देखा, चेयरमैन सेनेट का, उसके बारे में भी यही अल्फाज आए कि जनाब ये सिलेक्टेड चेयरमैन है। और अब फिर बहुत करीब 2015 यानी 2020 में 15 नवंबर का एक इलेक्शन, गिलगित बल्तिस्तान, बहुत सेंसिटिव जगह, बहुत अहम जगह, वहाँ पर भी ये इल्ज़ाम संगीन तौर पे लगाया जा रहा है कि वहाँ इलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। कैसे देखते हैं सर ये तमाम सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दानिश। आज मैं इस बात का कायल हो गया हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बहुत बड़े सच्चे आदमी हैं, झूठ बोलते नहीं हैं बिल्कुल। अगर आपको आज उनका चलने वाला इंटरव्यू याद हो तो उसमें उन्होंने हमें बताया है कि 2018 के इलेक्शन के ऊपर अपोजिशन की तो बहुत कम इंतखाबी उज़रदारियाँ थी, सबसे ज़्यादा तो पीटीआई की थी। अब आप मुझे बताइए, इसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है ये ना मानने में कि उस इलेक्शन में धांधली हुई थी? ये आपके प्राइम मिनिस्टर का कोट कर रहा हूँ मैं आपको, आज का इंटरव्यू जो उन्होंने बड़े तमतराक के साथ लोगों को ये समझाने के लिए दिया है कि 2013 में तो ज़्यादा थी फिर भी इनकी उज़रदारियाँ, लेकिन इसमें तो हमारी ज़्यादा थी। दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा इतराज़ात जो दाखिल किए गए इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर वो पीटीआई के थे। तो एक तो इससे आप समझ लें कि वो कितना क्रेडिबल इलेक्शन था, कितना साफ और शफाफ इलेक्शन था, जिसके बारे में आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ा सच खुद ही बोल दिया है। दूसरी बात यह है कि अब आ जाए, अब 2020 का जो इलेक्शन है जो 15 नवंबर को हुआ है, देखिए उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैरानकुन हैं। पहली बात तो यह है कि रवायत यह है कि जो भी पार्टी मरकज़ में होती है वो इलेक्शन चाहे आज़ाद कश्मीर में हो, चाहे फाटा में हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में हो, तो सिटिंग रूलिंग पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत जाती है। तो एक तो वहाँ के अवाम का ये शऊर कि उन्होंने रवायत से हट के फैसला दिया है, ये बहुत बड़ी हैरानकुन बात है। एक दूसरी बात ये कि टर्नआउट इतनी मैसिव तादाद में पिछले तमाम इलेक्शन से ज़्यादा, और ख़ासतौर से औरतों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो टर्नआउट के लिए तमाम तर मौसम की तबाहकारियों के बावजूद पोलिंग बूथ तक पहुंची। फिर ये कि रिजल्ट्स का जो अनाउंसमेंट है वो बड़ा हैरानकुन है। रात को 1 बजे तक हम सुनते रहे कि पीपल्स पार्टी के वो जीत गए हैं, और सुबह पता चला वो 2 वोटों से हार गए हैं। फिर एक जगह इलेक्शन कराया नहीं गया फ्लिमसी ग्राउंड्स के ऊपर, फिर 1-2-4 जगह का नतीजा रोक लिया गया। तो यही सब कुछ कंट्रोवर्शियल था 2018 के इलेक्शन में, और वही एक्शन रिपीट हम देखते हैं वहाँ पर। और तीसरी बात देखिए, वो बहुत दावा किया जा रहा है हुकूमती हलकों की तरफ से कि जनाब वो नवाज शरीफ का बयानिया पिट गया, वो पीडीएम का बयानिया पिट गया।
दर हकीकत तो बयानिया पिटा है पीटीआई का, जिसका नारा है कि वो इत्तेसाब का अक्रॉस द बोर्ड नारा लेके आए और उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान देंगे और कहा कि गरीबों के मसाइल हल करेंगे। उनको वहां तकरीबन उतने वोट मिले जितने वहां के वो इंडिपेंडेंट ले गए हैं जिनको पीटीआई ने टिकट नहीं दी थी। और आज भी सूरत हाल ये है कि अगर बाकी के सारे मिल जाएं तो हुकूमत बनाने का कोई राइट पीटीआई के पास नहीं है। तो ये जो स्प्लिट मैंडेट जिसे मैं कहूँगा या आप डिवाइडेड मैंडेट कहें, ये भी एक बहुत बड़ा इशारा है। तो अब देखना यह है कि जो बड़ी जमातें हैं जिन्होंने कंटेस्ट किया वहाँ पर इलेक्शन, उन्होंने तो इलेक्शन रिजल्ट को जो है वो मुस्तरद कर दिया है और यही कुछ किया है पीडीएम ने आज के अपने जलसे में भी। जब किसी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ये हो कि वहाँ एक बड़ी पार्टी जो एक दफ़ा वहाँ हुकूमत में रह चुकी है, मेरी मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उसके चेयरमैन अगर कहें कि हम तो एहतजाज करेंगे, यहाँ बैठे हैं, छीनी हुई सीटें लेके जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी करेंगे, ऐसे इलेक्शन को क्रेडिबल इलेक्शन कहना मेरे ख्याल से थोड़ी सी अजीबोगरीब बात इसलिए होगी कि एक स्टेक होल्डर को छोड़ के बाकी के सारे स्टेक होल्डर अगर एक ही बात कह रहे हों तो किसकी सुननी चाहिए। ये मेरे ख्याल से इस तसव्वुर पर छोड़ देना चाहिए हुकूमत वक्त की या उन अदारों की जो इस किस्म की सूरत हाल में अपना किरदार अदा करते हैं। अच्छा सर, ये एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उठाया था, ख़ास तौर पे एहसन इकबाल ने भी इस पॉइंट को रेज़ किया और वो वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जी गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके में अगर अवामी मैंडेट को का एहतराम नहीं किया जाएगा तो इससे शदीद सियासी बहरान के साथ साथ न सिर्फ इस खित्ते में बल्कि पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा अगर वहाँ अवामी मैंडेट को तस्लीम ना किया जाए। क्या कहेंगे सर? देखिए मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक आप लोगों का मैंडेट, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपीके हो, पंजाब हो, आवाम के मैंडेट का एहतराम न करने वाली कौमों की जो हालत होती है वो बयान करने से बाहर इसलिए है कि मैं नहीं चाहता कि इस किस्म का तबसरा को पाकिस्तान के हवाले से करूं। मैंडेट को जब आप डिनाई कर देंगे, मैंडेट को आप जब चोरी कर लेंगे, मैंडेट को आप जब रिजेक्ट कर देंगे तो बहुत ही अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा होती है। मैं पिछला हवाला देना नहीं चाहता हूँ डॉक्टर दानिश हिज्जी कि उसकी रेलेवेंस और बहुत से तरीकों से तो है, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट को अगर वहाँ भी ढंग से मान लिया जाता तो शायद आज भी पाकिस्तान एक होता। इन चीज़ों से डरना चाहिए, इन चीज़ों से सीखना चाहिए। मैंडेट को जब आप किसी रीजन की अब्यूज़ करेंगे तो उसके बड़े ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान चूँकि एक बहुत सेंसिटिव इलाका है, आपको पता है आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के बाद जब वो मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान ने ज़म कर लिया है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाके तमतराक से नारा मारा है कि हम भी यही करने वाले हैं, सूबा बनाने वाले हैं। तो दैट विल बी द सेम एक्ट। मेरी इंटरप्रिटेशन है, गलत हो सकती है, लेकिन मैंने चूंकि पूरी दुनिया देखी है, मैंने यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली को कोई 11-12 मरतबा ज़िंदगी में अटेंड किया है, तो वहाँ पर हमारी कॉज तो बिल्कुल फुस हो जाएगी। हमारे साथ तो वैसे ही कोई नहीं है। पहले मुसलमान ममालिक जिसको हम मुस्लिम उम्मा कहते रहे, पता नहीं ये अम्मा कहाँ गायब हो गई है, मुझे तो ढूंढे से नहीं मिलती है। अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो इस किस्म के इलाके के जिसकी सेंसिटिविटीज, जिसकी वाइटलिटी इतनी हो, वहाँ अवाम के मैंडेट का एहतराम न करना बहुत बड़ा कौमी जुर्म है। ठीक है सर, मैं इससे पहले कि इफ्तिखार साहब की तरफ हूँ, हुकूमत के एक नुमाइंदे उनसे भी पूछ लेते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ के बरखिलाफ अगर इलेक्शन के नताइज आएंगे तो ना तो उसे सियासी जमातें कबूल करेंगी सर, ना अवाम कबूल करेंगे, ना महज़िब दुनिया कबूल करेंगे। बस साहब, मेरा सवाल ये है कि ज़मीनी हक़ाइक़ जो बता रहे थे, जो टीवी में बताया जा रहा था, देखा जा रहा था कि मरियम नवाज़ साहिबा का जलसा और बिलावल भुट्टो साहब का जो जलसा है उसमें अवामी समुंदर था। नो डाउट हमारे पास भी हम चला सकते हैं। हालांकि पीटीआई के जो लोग वहाँ जलसे कर रहे थे वो जलसे बहुत कम लोग थे, यानी उसे जलसी कहा जा सकता है। लेकिन क्या वजूहात है सर कि ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो तो उनके जलसों में नज़र आ रही थी, लेकिन रिजल्ट जो है पीटीआई को मिला, उसके लोग ज़्यादा जीते। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? वैसे तो 15 तारीख की शाम 5 बजे तक सब अच्छा था, दोनों पार्टियां हुकूमत बना रही थी, दोनों पार्टियां जीत रही थी। जैसे ही पोलिंग बूथ रिजल्ट खुलने शुरू हुए और उस वक्त तक 5 बजे तक कोई धांधली का गिला नहीं था, कोई शिकवा नहीं था, कहीं कोई जाली वोट्स नहीं थे, कहीं कोई इलेक्शन कमीशन को एक सिंपल एप्लीकेशन नहीं गई थी कि धांधली हो रही है। और पाकिस्तान की तारीख, बल्कि जीबी की तारीख की, खुद आपने कहा कि सबसे टर्न आउट था। सख्त मौसम के बावजूद
लोग धड़ाधड़, और खासतौर पे हमारी खवातीन जहां उनका वोट डालना जुर्म समझा जाता था, वो जोक दर जोक वोट डालने आए। अच्छा, मुझे ये समझ से बाहर है कि 9 सीटें पीपल्स पीटीआई ने जीती, वहां पे धांधली हो गई, और 13 सीटें बाकी तमाम लोगों ने जीती, वहां पर धांधली नहीं हुई। और अगर 9 सीटें जीतने पीटीआई पहले नंबर पे आती है और आजाद दूसरे नंबर पर आते हैं, फिर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग का नंबर नहीं आ रहा, वहां भी धांधली हो गई। चले हम आगे चलते हैं। 2010 में पीपल्स पार्टी ने ली थी 12 सीटें और मुस्लिम लीग नून का कहीं वजूद नहीं था, 2 सीटें थी उनके पास। इसी तरह जो अगला इलेक्शन आ गया 2014 वाला, पीपल्स पार्टी गायब हो गई, सिर्फ 2 सीटें, और मुस्लिम लीग नून 14 सीटें। अब इलेक्शन आया, मुस्लिम लीग नून गायब हो गई और पीपल्स पार्टी ने अच्छा, बल्कि मैं समझता परफॉर्म किया, 2 से वो 4 पे आ गए। अच्छा, ये मेरी समझ से बाहर है कि जो इलेक्शन जीत जाए वो साफ और शफाफ है, उसके ऊपर इत्मीनान है, जो हार जाए उसमें धांधली हुई है। अच्छा, अभी आपने पिटीशंस की बात की, उसके लिए फॉर्म कौन सा है? अगर उजरदारियां जानी है तो कहां जानी है? आपके इलेक्शन कमीशन में जानी है, हाई कोर्ट में जानी है, सुप्रीम कोर्ट में जानी है, तो वहां ले जाएं और कहें जाके ये धांधली हुई है। अब जो हफीजुर रहमान साहब मुस्लिम लीग नून के साबिक वजीर आला हैं, जीबी के, उनका जरा स्टेटमेंट अगर आप चला दें तो मेरे ख्याल में आपका बड़ा एहसान होगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, और ये दोनों अलाई जमातें हैं, पीडीएम का हिस्सा है, उन्होंने कहा ये पीपल्स पार्टी जिन्होंने करोड़ों रुपया लगा दिया, अरबों रुपया लगा दिया जीबी के इलेक्शन में, और बड़ी वो उन्होंने डील की हुई थी, वो कहां है? उन्होंने इलेक्शन का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, अब मेरी ये समझ से बाला है कि ये जो हम कहते हैं बयानिया, आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि आप हमेशा ये कहते हैं कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है वहां जीत जाता है। अच्छा, अगर हम जीत गए हैं तो धांधली है, ये जीत गए हैं तो वफाक में हुकूमत होती है तो जीत जाते हैं। और दूसरी बात, इलेक्शन से पहले भी एक सर्वे आया था, उस सर्वे में भी यही बातें थी, हम उनको भी छोड़ देते हैं। मैं चैलेंज के साथ डॉक्टर साहब ये बात कहता हूं कि आप जाकर जितने मर्जी हल्के खिलवाएं, पीपल्स पार्टी के एक उनके सदर हैं, 2 सीटों से जीते हैं, फिर भी धांधली हो गई। बात ये नहीं है डॉक्टर साहब, हकायक को मानना चाहिए। वैसे मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, धांधली धांधली, ये तो अब अमेरिका तक पहुंच गई है, ये माइंडसेट का नाम है। और डॉक्टर साहब दूसरी बात, मेरे दोनों बड़े सीनियर दोस्त यहां बैठे हैं, यहां पे 4-4, 5-5 बारियां लिए दोनों पार्टियों ने। किसने रोका था इलेक्शन रिफॉर्म्स करने से? आप इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, आप बेहतरीन से बेहतरीन निजाम लेकर आए ताकि कोई शख्स उंगली ना उठाए। अभी भी हमने एक कमेटी बनाई हुई है, आज उसके अंदर सेनेट के अंदर हम पहली दफा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि शो ऑफ हैंड होगा। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। और इस तरह मैं समझता हूं कि ये इनको जीबी के अवाम ने इन्होंने दिया क्या जीबी के अवाम को, जो 4-4 बारियां लेने के बावजूद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, सिंध का बेड़ा गर्क किया, पंजाब का बेड़ा गर्क किया, और खुद जीबी का। और तहरीक इंसाफ पहली बार 70 साल में हुकूमत में आई है और आते ही सूबे का ऐलान किया है। सूबे का मतलब क्या है? वफाक में उनकी नुमाइंदगी होगी, सेनेट में नुमाइंदगी होगी, एनएफसी के जरिए सारे तो फंड आप जाएंगे। जब भी आपका इलेक्शन होता है आप जनूबी पंजाब का भी ऐलान कर देते हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान का भी ऐलान कर देते हैं। बहरहाल मैं इस पे आपसे आगे चल के बात करूंगा। मैं इफ्तिखार अहमद साहब की तरफ जाऊं और एक जुमला कहते हुए जरूर जाऊंगा। एक बहुत अच्छा सिस्टम था 2018 वालों को, नादरा ने एक बहुत अच्छा सिस्टम रखा था। अगर वो सिस्टम चलता तो शायद इलेक्शन का रिजल्ट और बेहतर होता, लेकिन वो सिस्टम जो है रात के वक्त बंद हो गया था, आपको याद है ना। तो कोई भी ऐसा आईनी और कानूनी तरीका, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका कहां इज्जत की जाती है, उसके ऊपर कहां चला जाता है कि आप कोई रिफॉर्म भी कर लेंगे तो उस पर चलेंगे, ताकत जिसके पास है सब कुछ हो जाता है। इफ्तिखार साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने रेज किया है, आप इसके ऊपर जो कमेंट्स करने चाहें मैं सवाल रख देता हूं कि कहा यह जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि ये जो बयानिया था पीडीएम का या नवाज शरीफ साहब का या किसी और का, वो बयानिया गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने उठाकर समुंदर में गर्क कर दिया है।
और उसका वजह उन्होंने ये बताया कि उनको जो है अवाम के मैंडेट नहीं मिला है, जबकि दोनों सियासी पार्टियां रिग्रेट कर रही हैं टोटली कि ये बंदरबाट हुई है, ये इलेक्शन नहीं हुआ है, ये सिलेक्शन हुआ है। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, मैं अपने आप को बयानिए तक महदूद रखूंगा। अगर उन दो सियासी पार्टियों का बयानिया रिजेक्ट हो गया है और उसकी जगह पीटीआई के बयानिए को कबूल कर लिया गया है, तो पीटीआई को इतनी कम नशिस्तें हासिल नहीं करनी थी, इनको ज्यादा करनी चाहिए थी। भला इनके मुकाबले में कोई भी इंतखाब लड़ता होता, क्योंकि लोगों ने अगर वोट बयानिए के हवाले से देने हैं तो बयानिया तो फिर इनका अच्छा था। एक नया पाकिस्तान, साफ सुथरी गवर्नेंस, नो करप्शन, नो नेपोटिज्म, किसी के साथ ज्यादती नहीं, खुशियां, इंसाफ। तो उस बयानी को फिर ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी ना, तो रिकॉर्ड तोड़ देना चाहिए था सबका इंतखाबात का भी। मैं बयानिया के दूसरे हिस्से की तरफ आना चाहता हूँ। मुझे अफसोस है कि बयानिया पाकिस्तान के अवाम के लिए है ही नहीं। ये बयानिया इन तीनों सियासी जमातों के दरमियान इक़्तिदार की ख्वाहिश और इक़्तिदार की जंग का बयानिया है। ये इक़्तिदार हासिल करके अपने करीबी दोस्तों, अपने करीबी साथियों, जिन्होंने इन पर सरमायाकारी की है या करने के इम्कानात हैं, कि उनके लिए सब जंग लड़ रहे हैं। ये जंग है पाकिस्तान के तमाम ज़राए पे कब्जा करने की। ये जंग है उन तमाम प्रोटोकॉल्स को इंजॉय करने की। प्रोटोकॉल के दो लफ्ज़ हैं, एक प्रोटोकॉल साइंसी लुगत में है और एक प्रोटोकॉल वो है ये जो हेलीकॉप्टरों, जहाज़ों और सिपाहियों के जरिए लेते हैं। इनको ये मुकाबला है। बयानिया मेरे गरीब का कहाँ है? जिस जगह पे इलेक्शन लड़ा जा रहा था वहां पे तो कम से कम इलाके के दरमियान सड़क नहीं है। जिस इलाके में ये इलेक्शन लड़ा गया वहां पर कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल सिरे से मौजूद नहीं है। जहां पे ये इलेक्शन लड़ा गया वहां पे मौसमों की जो शिद्दत है उससे बचने के लिए कोई भी एहतमाम नहीं है। जिस जगह का ये इलेक्शन लड़ रहे थे उस जगह का बयानिया जो है वहां के अवाम की बेहतरी है, जो इनके पास, तीनों के पास किसी की तकारीर में मैंने नहीं सुना। तो मुझ गरीब का भी डॉक्टर दानिश को बयानिया है या नहीं है कि इन्हीं का बयानिया हम सुनते रहेंगे? मेरा भी बयानिया एक है। अफसोस कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मुझ गरीब का बयानिया न था, किसी के पास न था। इनके पास अपने इक़्तिदार को हासिल करने के तमाम बयानिए, तमाम इल्ज़ामात, तमाम नारे मौजूद हैं, लेकिन मैं जिसके वोटों से ये मुंतखब होके आते हैं और इक़्तिदार को इंजॉय करते हैं और इख्तियारात को इंजॉय करते हैं, उसको, उनके बारे में ना तो इनको इल्म है, ना इनके पास कोई मुकम्मल स्टडी है और ना ही इनके पास कोई ऐसी तैयारी है जिस पर ये बात कर सके। मुझे अफसोस है कि मेरा बयानिया कोई हैसियत नहीं रखता और अल्लाह जाने हम किस बयानिए की बात करते हैं। माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब मेरी इस गुस्ताखी को। मैं आपके सवाल का सही जवाब नहीं दे पाया, लेकिन ये मेरा एक रोना है जो आज आपके प्रोग्राम के जरिए मैं पूरी कौम के आगे रख रहा हूँ कि हम गरीबों का बयानिया कहाँ है। मैं इनके बयानी का क्या करूँ? मुझे इनके बयानी से कोई तल्लुक नहीं है। वहाँ पे हालत ये है कि एक जगह से मरीज को दूसरी जगह ले जाना हो तो उसके लिए कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है, सड़क नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा एम्बुलेंस सिस्टम नहीं है, 112 122 का तस्वर ही नहीं है। क्या बात करेंगे यानी कि गंदम वहां पे अगर कम हो जाए, अगर ये जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में वहां पे सब्सिडी का मसला ना होता तो वहां पे तो गंदम पता नहीं अल्लाह जाने किस भाव बिकती, वहां पे चीजें जो किस भाव बिके। क्या है बयानिया? क्या किया इन्होंने? इन तीनों पार्टियों ने क्या उन शहरों के लिए, जो 3 बड़े 4 बड़े शहर हैं, उनके लिए क्या बयानिया दिया? क्या बयानिया दिया इन्होंने उस इलाके में जिसकी एक तरफ तो वाखान बॉर्डर है और दूसरी तरफ इसके साथ चाइना लगता है और तीसरी तरफ हिंदुस्तान लगता है? क्या बयानिया दिया इन्होंने?
मुझे बताएं कि वहां के तमाम ढांचे के लिए इनका क्या बयानिया था, करजू के लिए क्या था, उमजा के लिए क्या था, क्या बयानिया था इनका चिलास के लिए। ये बात करते हैं बयानिया की, मेरे लिए कोई बयानिया इनके पास नहीं है और न था। और मैं बता दूं, इसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक बहुत तलखी पाई जा रही है और उस तलखी का कोई फायदा अगर उठा गया तो ये बयानी अपने लेके रोते रहेंगे और कोई और चीज यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन एक सर यहाँ पर मैं इंटरप्ट करके एक जवाब आपसे चाहूंगा, मुख्तसर साहब ब्रेक में जाना है मुझे। एक अहम, आप तो इस बयानी के ऊपर और इस चीज को बड़ी वजाहत से आपने बता दी, लेकिन सर हम जलसों में भी मैंने देखा, जुलूसों में भी देखा और वोट की टर्निंग में भी देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इन जुलूसों में, जलसों में आए हैं, अवामी समुंदर आया है, वहीं के मकामी लोग आए हैं। फिर वोट का टर्नआउट देखिए, बहुत ज़्यादा लोगों ने वोट दिया है। तो वो इन बयानियों को, इन सियासतदानों को, इनकी जो भी बातें हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं तभी तो आते हैं, वरना रिजेक्ट करते हैं, मत आए घर से, ना निकले। मुख्तसर सा सर, आपने बहुत बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया, इसके लिए एक लंबी डिबेट चाहिए। जहां तक तो पीपल्स पार्टी का तल्लुक है, उस पार्टी से उस इलाके की वाबस्तगी जुल्फकार अली भुट्टो के दौर से है। वो जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे को सुनने आए थे। जहां तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात कर रहे हैं, उसकी क़यादत वहां पे खातून कर रही थी, वो उस दिलेर खातून को सुनने ज्यादा आए। ये दिलेर खातून क्या कहती है। जिस बयानी की मैं बात कर रहा हूं वो एक और मसला है, वो एक संजीदा मामला है, वो है प्रोग्राम का, प्लानिंग का, मनसूबाबंदी का। जो मुझे बताएं, ये शौकत मेरा दोस्त है और उस पार्टी से ताल्लुक है जिस पार्टी का मैं फाउंडर मेंबर रहा हूं। ये मुझे बताया क्या बयानिया था उसका वहां पे, मुझे बताया चले, ये मुझे बताया घांची के लिए इनकी क्या इस्लाहात का इनका प्रोग्राम है। मुझे ये बता दे कि वहां पे जो सेहत का इंतजाम है उसको बेहतर करने का क्या है। और चले मुझे ये बता दे, खुदा न खास्ता वहां पे कोई हादसा हो जाता है तो कितने हेलीकॉप्टर एट द डिस्पोजल ऑफ सिविल इंतजामिया हैं। देखो, जो दोस्त आए मैं बहुत खुश हूं। एक दफा उन गरीबों ने, उन लोगों ने जिनके मसाइल हल करने में ये नाकाम है, फिर भी वो इस उम्मीद से आए कि ये शायद उनके मसाइल को हल करेंगे। ये उनका जमहूरियत में यकीन है और मुझे ये डर है और इस डर का मैं आपसे इजहार कर रहा हूं। अगर जमहूरियत में यकीन खत्म होता गया तो फिर क्या होगा, मेरा ये खदशा है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने जमहूरियत के हवाले से तो डर बता दिया, लेकिन आपने इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि अगर अवाम अपना मैंडेट जिसको भी देती है अगर उसे चुरा लिया जाता है तो फिर कितनी बड़ी तबाही आ सकती है। और देखो दानिश, बहुत अच्छी बात की। कल रात बैठे रहे ना, वो कल रात एक सियासी पार्टी एक डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर बैठी रही ना, आज सुबह नतीजा बदल गया, नतीजा उस पार्टी के हक में चला गया। एक और बड़े मजे की बात है, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, अभी तक कोई ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, जो अपना फॉर्म 45 और 47 है, अभी तक वो भी मुकम्मल नहीं हुए। ये कितने दिन हो गए हैं। तो मैं इसी पे आना चाहता हूं सर कि अवाम का मैंडेट क्यों नहीं तस्लीम किया जाता है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, अवामी मसाइल के ऊपर बहुत बेहतरीन बात की है, लेकिन अवाम के मैंडेट को भी बहुत बड़ी अहमियत है, उसको भी देना चाहिए। ब्रेक नाज़रीन, पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। सलीम बुखारी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। एक तो ये कि जो बयानिया को ही लेके आता हूँ मैं, जो बयानिया नवाज शरीफ साहब का था चल रहा है अभी, वही बयानिया तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े जज्बाती अंदाज में बताया कि उनके कैंडिडेट के ऊपर बड़े बड़े लोगों का दबाव आया और ये कहा गया कि आप या तो आज़ाद इलेक्शन लड़ें या पीटीआई ज्वाइन कर लें तो आपकी सियासी हैसियत बचेगी, वरना नहीं। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट मसला है सर कि ये जो अवामी मैंडेट है सर, इसका एहतराम क्यों नहीं होता है सर।
क्यों नहीं अवाम के जिनको भी अवाम वोट देती है वो वोट उन्हीं को उनके ऊपर वो हुकूमत क्यों नहीं बनती है सर? डॉक्टर दानिश, आप बहुत ही अक्लमंदी से बहुत ही सेंसिटिव इशू छेड़ना चाहते हैं। मैं समझ रहा हूँ आप क्या चाह रहे हैं। मैं भी बहुत मोहतात तरीके से कोशिश करूंगा कि बचूं आपके जुल्म और सितम से। देखिए, मैंडेट का एहतराम हमने एक दफ़ा 1970 में भी नहीं किया था, अगर आपको याद हो। अगर वो कौमी असम्बली का इजलास ढाके में हो जाता तो शायद पाकिस्तान आज भी एक होता। इससे ज़्यादा आगे जाऊंगा नहीं मैं। दूसरी बात यह है कि बयानिए दो हैं इस वक्त। एक वो बयानिया है जिसका फोकल पॉइंट जनाब नवाज शरीफ साहब हैं, वो ये है कि हमारा मैंडेट चुराया गया था, और फिर वो आइडेंटिफाई भी करते हैं अफराद को अदारों से। तो खैर वो मतलब वजाहत दे चुके हैं कि मेरी मुराद अदारे नहीं अफराद हैं। दूसरा बयानिया ये है कि जो PDM है, जिसमें इस वक्त 13-14 जमातें हैं या 11 जमातें तो बहरहाल बड़ी हैं ही, उनका है वो ये कि जी 2018 का इलेक्शन जो है वो धांधली शुदा था, उसको हम नहीं मानते हैं। और दूसरा ये कि किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स में किसी भी अदारे का अपनी रेड लाइन क्रॉस करने का मैंडेट किसी के पास नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, रेड लाइन किसने क्रॉस की है इसका ज्यादातर जिम्मेदार मैं अपोजिशन को नहीं बल्कि हुकूमत को समझता हूं, और जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि अगर फयाजुल हसन चौहान साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई 48 के करीब ऐसे सेक्टर बयान न करें जिसके पीछे वो कहें कि इसके पीछे फौज है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे फौज है, नाम ले लेके लॉ एंड ऑर्डर इसके पीछे वर्दी है, सिविक के अदारे इसके पीछे वर्दी है, दिफा इसके पीछे वर्दी, नेम द सेक्टर। उन्होंने रिकॉल कर लीजिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चला दीजिए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको कि उन्होंने को 50 के करीब शोबे हमें गिनवा दिए जिसमें कहा उन्होंने इसके पीछे तो वर्दी है। दैट मीन्स कि मेरे जैसा अहमक ये सवाल पूछेगा कि जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब ये बता दीजिए कि हुकूमत वक्त क्या कर रही है। तो ये जो रेड लाइनें क्रॉस करवाई हैं ना, ये ना फौज ने की हैं ना अदारे ने की हैं, ये अल्लाह के फजलो करम से PTI ने उनसे करवाई हैं और तसलसल के साथ करवाते जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि बयानिया क्या है। तीसरा रुख इसका यह है कि जनाब आली, चाहे वो 18वीं तरमीम हो, चाहे सिंध की हुकूमत पे कब्जा करना हो, ये सब जो है जमहूरियत की रूह के मुनाफिक इक़दाम हैं जिस पर आप तसलसल से लगे हुए हैं। डॉक्टर दानिश, आप कराची में बैठिए, मुझे बताइए वहां की हुकूमत के ऊपर 5 हमले हो चुके हैं कि नहीं? चाहे वो आर्टिकल 149 था, चाहे वो इमरजेंसी की डिक्लेरेशन थी, चाहे वो PDA के साथ इत्तेहाद था, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। कितनी बातें जिम्मेदार लोगों ने की और मरकज से उनको मुकम्मल हमायत हासिल रही। ये जमहूरी रवैये हैं, ये रेड लाइन क्रॉस करना नहीं है। दूसरी बात यह कि एक बयानिया हुकूमत का भी है, बिल्कुल ठीक है। उनका बयानिया क्या है कि हम गरीब आदमी के मसाइल हल करेंगे, हम इत्साब अक्रॉस द बोर्ड करेंगे, हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए सितारे तोड़ लाएंगे। मुझे बता दीजिए इन तीनों बयानियों में से किस एक पर अमल हुआ है? क्या गरीब के मसाइल हल हो गए? क्या इंसाफ और इत्साब अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है? तो फिर मुझे बताइए, जब इतनी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल में हुकूमत के पास अपना दिफा करने के लिए कुछ ना हो, तो वो किसी के मैंडेट पर फिर अगर डाका डाले या उस पर इल्जाम लगाया जाए कि डाका डाल रही है, तो मुझे आप ये बताइए कि किसका बयानिया पिटा है। ये सवाल मैं छोड़ देता हूं अपने भाई शौकत बसरा के लिए, जो किसी वक्त में हमें बताया करते थे कि किसका बयानिया कितना दुरुस्त है, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो थे, चाहे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब मरहूमा थी। तो वो आज हमें जो नया बयानिया बता रहे हैं, मैं पूछता हूं उनसे कि क्या आपका बुनियादी बयानिया जिस पर आपने इलेक्शन लड़ा 2018 में, आप हुकूमत में आए, वो आपने पूरा कर दिया? ये कोई जवाब नहीं है कि पिछले लूट गए थे, पिछले डाकू थे। वो तो थे। ओ भाई, मुल्क का खजाना तो हर साल भरता है। हाँ, ये सिर्फ कर्जों से मुल्क नहीं चलते। मुल्क का खजाना तो रेवेन्यूज और FFBR की बदौलत हर साल भरता है। उससे आपने अवाम का कौन सा मसला हल कर दिया? जरा जल्दी से मुझे बता दो। ठीक है, मैं आता हूं जनाब बसरा साहब की तरफ। बसरा साहब इस पे जो जवाब देना चाहें दें, लेकिन एक सवाल जो आपने भी उठाया था यहां मैं जरूर उठाना चाहूंगा कि सर, ये दो जमातें तो बहुत अरसे से आपने उनकी तरतीब बताई कि एक की चलें, आपने 14-12 का 16 सीट थी, 14 सीट थी, 13 सीट थी। लेकिन सर, PTI के पास तो अपने कोई कैंडिडेट नहीं था कुछ दिनों पहले
कि वो खड़ा करें, उनके पास कैंडिडेट नहीं था सर। पीएमएलएन का इल्ज़ाम है कि उनके 8 कैंडिडेट और पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम है कि उनके एक कैंडिडेट को तोड़ा गया है बाई हुक एंड क्रुक, प्रेशर करके। तो ये दबाव डाल के जब आप लोगों को तोड़ रहे हैं तो बताइए आपको 9 सीटें कैसे मिल गई सर? डॉक्टर साहब, इस सवाल का जवाब देने से पहले मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि जिस प्रोग्राम में डॉक्टर दानिश साहब हों, सलीम बुखारी साहब हों, इफ्तिखार अहमद साहब जैसे हमारे सीनियर हैं, यहाँ पर हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हम बयानिए की बात करते हैं, बयानिया तो ये था जो पिछले दिनों डॉक्टर मरियम नवाज साहबा ने BBC को इंटरव्यू दिया। बयानिया ये है कि फ़ौज जो है वो इमरान खान की हुकूमत को घर भेजे, उसके बाद वो हमें इक़्तिदार में लेकर आए और 5 साल हम लूट मार करें, करप्शन करें, डाके डालें। हमें इतने ताकतवर हैं कि हमें कोई इदारा ना पूछे। अगर कोई इदारा पूछेगा तो हम कहेंगे हमें क्यों निकाला। हम बयानिया नहीं था उनका, बिल्कुल गलत बात। एक भाई साहब एक मिनट, फिर हम कहेंगे ये 5 जज कौन होते हैं हमें पूछने वाले। फिर हम कहेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देंगे। फिर हम ब्रीफकेस लेकर कभी कोयटा जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे। और फिर मुझे ये बताइए कि हम आपसे बहुत सीखते हैं, क्या ये बयानिया है कि अगर आप हार जाएं तो आपको मोहम्मद जुबैर साहब को ना मिले NRO और वो कहें कि जाएं आप जाके अदालतों में केस लड़े और जाके आप अपने पार्लियामेंट में जाकर चेंजेस लेकर आए, तो उसके बाद आप डायरेक्टली हिट करें किनको? अफवाज पाकिस्तान को। और उसके बाद और आपको ये पता भी हो, वो कहते ना मेरे हाथों के तराशे हुए सनम आज बुत खानों में खुदा बने बैठे हैं। कौन है ये खानदान? और इनके अलाई बिलावल साहब को हमने कहा था कि वो ये कहते कि मेरे लिए तो बड़ा हैरान कौन था जब उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का और DGI का नाम लिया। मैं तो सबूतों का इंतजार कर रहा हूं। इसी तरह मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हफीजुर रहमान साहब ने की है, खुद पीपल्स पार्टी के खिलाफ, मुस्लिम और साथ ऐसे इकबाल साहब बैठे हुए थे, वो बयानिया क्या था? गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हम जीते तो धांधली, वो जीते जमहूरियत की फतह, साफ और शफाफ इलेक्शन, पार्टियों की मकबूलियत। इट्स अनफेयर। ये माइंडसेट है जो आज ट्रंप भी जोर लगा रहे हैं और ये भी जोर लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर तो ये समझते हैं कि इस तरह इदारों को ब्लैकमेल करके, तो अब मेरे ख्याल में यह धांधली का रोना रोकर अब अवाम बहुत बाशऊर है। आप मुझे बताइए किस लिए इनको वोट? अभी इफ्तिखार साहब ने तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया। मैं उनकी बात से एग्री करता हूं कि क्यों वोट देते लोग इनको? क्या किया इन्होंने? 2-2, 3-3 बारियां लेकर पूरे पाकिस्तान में और GB में। तहरीक इंसाफ की तो कोई हुकूमत नहीं थी। हमने तो नहीं वहां पे रोड्स बनानी थी, हमने तो नहीं वहां पर तालीम का निजाम और सेहत का निजाम लेकर आना था, हमने तो रेस्क्यू 112 नहीं लेके आना था। आपने दिहाड़ियां लगाई। 2 ही काम हो सकते हैं, या आप दिहाड़ियां लगाएं, अरबों खरबों के मालिक बन जाएं, कौम कर्जों में डूब जाए, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज हो, 32,000 अरब डॉलर का कर्जा हमने लिया है? नहीं लिया हुजूर, ऐसे ना करें। हमें कम से कम इतना क्वेश्चन जरूर दें कि इदारे जो हैं वो किस लिए हैं। अगर हमने इलेक्शनों का फैसला और हमने सियासत का फैसला सिर्फ मीडिया पे बैठ के करना है कि कौन जीता है और कौन हारा है, तो फिर इदारे खत्म कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं इलेक्शन कमीशन की, कोई जरूरत नहीं हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, यहां बैठ जाते हैं। और मैं चैलेंज देता हूं, इसी प्रोग्राम में आप कल दोबारा हमें बुला लें, इसी पैनल को रखें और उन्हें कहीं सबूत लेकर आए। अभी तक 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद एक सबूत पेश नहीं किया जा सका। और अच्छा, अभी मैं सुन रहा था JUI को, मौलाना फजल रहमान साहब को, ठीक है। उन्होंने एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट डॉक्टर साहब, उन्होंने पता क्या कहा? धांधली हो गई। 24 सीटों में एक कैंडिडेट खड़ा किया है मौलाना साहब ने। ठीक है, 24 सीटों में एक कैंडिडेट है। नहीं, वो PDM के प्लेटफॉर्म से कह रहे थे जिसमें 11 जमातें हैं, वो अपनी बात नहीं कर रहे थे सिर्फ। मैं नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक में जाऊंगा। वैसे 2013 का इलेक्शन का धांधली का इल्जाम किसने लगाया था और कितना बड़ा इल्जाम था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बसरा साहब आपकी उसके लिए। नाज़रीन एक छोटे सा ब्रेक, फिर इफ्तिखार साहब की तरफ आते हैं और उनके सामने रखते हैं। और सवाल मेरा यही होगा
कि हम आइन की पासदारी क्यों नहीं कर सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वरना फेंक दें उठा के। और अगर हम आइन की पासदारी नहीं कर सकते, अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं कर सकते, हम अवामी मसाइल पर सिर्फ बात करें। एक छोटा सा ब्रेक पर वापस आते हैं। वेलकम बैक। इफ्तिखार साहब, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैं पहले दिया था, ये जुमला भी कह देता हूँ कि सर हक़ हुक्मरानी कुछ भी हो जाए, वो हक़ हुक्मरानी उसी की है जिसको आवाम वोट दे सर, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान हो। क्या कहेंगे सर? 5 मिनट है आपके पास। इससे पहले कि मैं आपके एक सवाल का जवाब दूं, जो पहला पार्ट था उसमें मुझे 2 टेलीफोन आए हैं। उन्होंने कहा कि आपने तमाम सियासी जमातों के बयानी के बारे में उनको क्या जवाब दिए है। देखिए, मैंने उन तीनों सियासी जमातों के बयानिए के बारे में एक कहा है कि एक तो कि पीटीआई का बयानिया अगर बहुत ही इम्प्रेसिव होता तो नताइज उनके हक में बहुत ज़्यादा होते, और दूसरा मैंने कहा कि मैंने बयानिया दिए अवाम का भी। एक तो ये सियासी पार्टियां बयानिया दे रही हैं ना कि वोट को इज्जत दो और हक हुक्मरानी दो, वो अपनी जगह काबिल एहतराम है, लेकिन मैंने आज आपके प्रोग्राम का फायदा उठा के पाकिस्तान के अवाम का बयानिया भी रखा। मैंने ये कहा जी। अब आपका सवाल है, बिल्कुल सर, यही है जो आईन पाकिस्तान में हम तय कर चुके हैं 1973 में, जिसको जितना अख्तियार देना है, जिस का काम है वही काम करेगा, और जो भी अपनी क्रॉस करेगा लाइन, रेड लाइंस, वो गलती करेगा, वो ज्यादती करेगा, और उसके लिए कोई भी माशरा उसको कबूल करने को तैयार नहीं है। हमें ये कहा जाता है कि सियासतदान खुद जाते हैं फौजियों के पास टिकट लेने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए। तो मेरा ये सवाल है कि फौजी फिर उनको एंटरटेन क्यों करते हैं? अगर कोई शख्स मेरे पास कोई ऐसी गलत चीज़ दे के आए तो मुझे तो उसको दरवाजे में अंदर नहीं आने देना चाहिए। मुझे कहना चाहिए भाई नहीं, कि मेरा काम नहीं है कि मैं तुम्हें टिकट लेके दूं या तुम्हारी मैं सपोर्ट करूं या तुम्हारे हल्के में मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस अपना इस्तेमाल करके दूं। मुझे इनकार कर देना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही होगा कि उस सरदारी के लोग ऐसे ही करेंगे। कल तो फिर कल चीफ जस्टिस के पास लोग जाके एक जमाने में शुरू हो जाएंगे, चीफ जस्टिस साहब आप हमें इलेक्शन जितवा दें, तो फिर कोई किसी एसपी के बारे में अगर उसको यकीन हो गया कि एसपी उसको इलेक्शन जितवा सकता है तो फिर वहां चले जाएंगे। तो अगर हमने ये रास्ते खोल दिए तो फिर हम अपने आइन की तबाही कर देंगे। तो आइन में जो काम जिसका है वही करे, और आइन का एहतराम हम सब पे लाजम है। आर्टिकल 5 जो है हम सारों पे ये पाबंद करता है, हमें हम एहतराम करेंगे, आइन का न सिर्फ एहतराम करेंगे, उस पर अमल भी कराएंगे और अमल करने में पार्टिसिपेट करेंगे। ये है मेरा। नहीं इफ्तिखार साहब, मेरी मैं इफ्तिखार साहब जरा मैं चाहता हूं आपकी मौजूदगी का थोड़ा सा फायदा लूं एज ए तालिब इल्म। सर, क्या 2018 का इलेक्शन अवामी जो मैंडेट था उसका एहतराम हुआ? क्या सेनेट में जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था वो उसका एहतराम हुआ? अवाम के वोट से जो लोग आए थे उन्होंने अवामी मैंडेट का एहतराम किया? और क्या गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन अभी हालिया रिजल्ट है ये अवामी मैंडेट का एहतराम है? क्योंकि मेरे पास सर 2.5 मिनट है आपके लिए। देखिए, यहाँ तक तो गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब है। मैंने पहले भी कहा है कि जो जलसे थे, वो जुलूस थे, वो मैंने बताया कि एक तो वजह उसकी बिलावल भुट्टो था और एक कैंपेन मोहतरमा कर रही थी, और हकीकत यह है कि मुझे कहीं भी पीटीआई का कोई जलसा नजर नहीं आया। अलबत्ता पीटीआई के जो मिनिस्टर्स गए उन्होंने करोड़ों रुपए देकर वादा किया कि इतने वोट दोगे तो इतने करोड़ मिलेंगे, जो वायलेशन थी तमाम इलेक्शन रूल्स की, इलेक्शन लॉज की, और उनमें से कुछ लोगों ने कुछ ऐसी जुबान इस्तेमाल की जो अखलाकी तौर पे भी इस काबिल नहीं है कि मैं उसको यहाँ पर रिपीट करूँ। कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। बाकी रहा सेनेट के इलेक्शन में जिसने भी जो हरकत की है और जिसमें भी जो फरीक है वो नाकाबिले माफी है, और जिसने बलूचिस्तान की हुकूमत तोड़वाई उसका जुर्म भी नाकाबिले माफी है। मैं डेमोक्रेट हूं, आई स्टैंड विद द डेमोक्रेसी, आई स्टैंड विद द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, 1 मैन 1 वोट। और जब पर्ची खुले और डब्बा खुले तो उस एक आदमी का जो वोट जिसको दिया हो उसी के हवाले से निकले, ठीक है, किसी और के हक में वोट ना चला। सलीम बुखारी साहब 1 मिनट है। सलीम बुखारी साहब 1 मिनट है, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? अवाम का जिसको चाहे अवाम हक हुक्मरानी दे। टाइम आपके पास थोड़ा है, मैं 2 हवाले देना चाहता हूं जो शौकत साहब ने फरमाया था। एक तो ये कि वो
कहते हैं कि वो लोग जो हैं वो उस अदारे के सरबराह के पास लेने क्या जाते हैं, लेकिन वो हमें ये नहीं बताते कि अदारे के सरबराह ने उनको एंटरटेन करने के लिए बुलाया क्यों था, और फिर वो कौन सा मसला डिस्कस करना था जिसके लिए एक बहुत हसास अदारे के हेड जो सरबराह हैं उनका भी वहाँ बैठा होना ज़रूरी था। दूसरा ये कि हमें बताते हैं कि जी वो मुआहदा करके 10 साल के लिए बाहर चुप करके भाग गए थे, लेकिन